वेलकम टू स्काई लैब 247। जैसे कि आपको पता है कि आज की क्लास हमारे लोगों का डाउट क्लास होगा। साथ ही हम बात करें यहाँ पे थ्योरी क्लास, जिसके बेस पे हम यहाँ पे एक्सेल, जो कि हमारा सारा डाटा बेस है, जिसके विदाउट हम एक्सेल को नहीं कर सकते, उसको पार्ट को समझेंगे। देन आगे जा करके मान लो कि हम जो एक्सेल के फॉर्मूला को जो बना रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं, तो बिना जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा एक्सेल नहीं है। क्योंकि एक्सेल आप चाहते हो कि हम याद करके उसको कर सकते हैं, तो फिर ऐसा एक्सेल में आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए एक्सेल के अंदर जो भी कुछ है वो क्या है, हमारा तो डाटा बेस है। बिना फॉर्मूला या फिर बिना जो भी हमारा इसका कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग एक्सेल को आप नहीं लर्न कर सकते हो, यानी कि आप उसको याद नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो फिर आप समझो कि एक्सेल का फॉर्मूला हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सबको हम कंट्रोल करने के लिए या फिर एक्सेल करने का मतलब ये हुआ कि हम क्या आगे जाकर सीखने के लिए या फिर हमसे कुछ भी पूछा जाए तो उसको हम जवाब दे सके। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पहले डाउट क्लास लूँगा, यानी कि कुछ टेस्ट पूछूंगा, देन समझाऊंगा किस प्रकार से हमें क्या चीज़ सीखना है, किसके बेस पे हमें एक्सेल को फॉर्मूला बनाना है। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कोमल से कि कोमल ये बताओ मुझे कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट को पास करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा। आप लोग समझ लो कि जब भी हम अल्फ़ाबेट लगाते हैं, यानी कि एक्सेल के अंदर में कभी भी किसी भी फॉर्मूला के अंदर जब भी अल्फ़ाबेट एक वर्ड हो, चाहे मान लो हमने बुक डाल दिया तो एक वर्ड हो, फिर भी हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं या फिर हाँ जी, कहने मतलब यह है कि जब भी अल्फ़ाबेट होता है हम इसको पास करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है। यू हैव टू टेक इन्वर्टेड कॉमा, अदरवाइज नॉट अ गिव आउटपुट एनी टाइम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा, तब जाके आउटपुट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे कॉमा का यूज क्यों करते हैं, कोई बता सकते हो आप लोगों में से। कॉमा यूज फॉर डाटा सेपरेट, यानी कि कहने मतलब कि कोमल ने बिल्कुल, हाँ जी कोमल ने और ये समीर ने बिल्कुल सही बताया कि डाटा को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जो इसीलिए जब भी फॉर्मूला को हम अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं, यानी कि अगला स्टेप हम जब अगला स्टेप जाते हैं तो फिर हमें कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये बताओ मुझे, आई थिंक आप सभी लोग एडवांस एक्सेल बनने में आ चुके हो, कितना कि एक्सेल का कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रिज आप बता सकते हो कि फ्रिज कितने टाइप्स होता है अमित। 3 टाइप्स होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या क्या होता है, कॉलम फ्रिज, रो फ्रिज और एक बोथ फ्रिज। ठीक है, जैसे कि पता है कि आप लोगों को एक्सेल के अंदर में फ्रिज, अब फ्रिज होता क्या है सबसे पहले जानते हैं, फ्रिज व्हाट इज अ फ्रिज। तो फ्रिज का मतलब ये होता है कि डाटा को, यानी कि इसका पोजीशन है उसको फिक्स करने के लिए हम फ्रिज का यूज़ करते हैं। अब फ्रिज एक्चुअल में होता क्या है हमारा, तो ये डॉलर है ना, डॉलर का साइन, ये जिसके लेफ्ट में यानी कि जिसके बाएं में होता है वो चीज़ हमारा क्या होता है, तो फ्रिज होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे B2, ये क्या फ्रिज है, रो या कॉलम या कुछ भी नहीं, ये कुछ भी फ्रिज नहीं है। ये क्या है, ये कुछ भी नॉर्मल है, नॉर्मल F2, यानी कि यहाँ पे कुछ भी फ्रिज नहीं है। अब मान लो मैंने डॉलर यहाँ पे लगा दिया, फिर क्या फ्रिज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉलम फ्रिज। क्यों, क्योंकि ये जो बी है वो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के मैंने अभी जस्ट बताया कि जब भी अल्फ़ाबेट के लेफ्ट में हमारा डॉलर होगा तो वो क्या फ्रिज हो जाएगा, अल्फ़ाबेट, यानी कि हमारा कॉलम फ्रिज हो जाएगा। जब भी ये डॉलर यानी कि डॉलर हमारा नंबर के पीछे लग जाए तो फिर क्या फ्रिज होगा, रो फ्रिज। अगर दोनों के पीछे है तो फिर क्या फ्रिज होगा, बोथ फ्रिज हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया कि फ्रिज को हम कितने टाइप से कर सकते हैं, किसको पहचानेंगे कि रो फ्रिज है, कॉलम फ्रिज है या बोथ फ्रिज है। फ्रिज का काम होता है डाटा को क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए, यानी कि जहाँ पे है उस पोजीशन को फिक्स कर। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा ये डाटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो हमें नापना है, यानी कि लेंथ को नापना है, तो आप लोग क्या करते हो, इंची टेप को पकड़ते हैं यहाँ पे, देन इसको नाप कर यहाँ पे नापते हैं। अगर इसको मैं छोड़ दूँ तो क्या हम नाप पाएंगे, नहीं, तो इंची टेप को हम यहाँ पे पकड़ कर रखना पड़ेगा, देन इसको हम नाप सकते हैं। तो इसीलिए डाटा को फ्रीज करने के लिए कि भाई यहाँ पे तुम रहो, P2 कर दिया, यानी कि ये चीज़ यही पड़ेगा। सेकंड को हमने क्या कर दिया, तो फ्री, यानी कि ये चीज़ जहाँ तक हम कंट्रोल D करेंगे वहाँ तक इस डाटा को जाना पड़ेगा। इसलिए हमने फर्स्ट को फ्रीज कर देते हैं और सेकंड को फ्री रखते हैं। जैसे कि हमने रनिंग काउंट में किए थे, याद है, रनिंग काउंट में हमने फर्स्ट को फ्रीज करके सेकंड को फ्री रखा है, क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट डाटा वहीं पर है, इससे ना तो ऊपर जाए ना कि नीचे जाए। जबकि जब सेकंड वाले को हमने फ्री करके रखा है, इसलिए क्योंकि वो नीचे तक जितना कंट्रोल D करेंगे हम उतना तक वहाँ पे क्या हो, तो वो जाए। अब चलिए आप हम जानना चाहते हैं कि पूरे एक्सेल के अंदर में जो काउंट होता है वो कितने टाइप्स होता है, कोई बता दो। ठीक है, 5 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ्स। ठीक है, अब कहाँ पे किसका यूज होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि
काउंट क्या होता है, तो ओनली नंबर काउंट, ओनली क्या करता है ये, ओनली नंबर काउंट करता है। बात करें काउंट इफ, यानी कि हमारा काउंट ए, काउंट ए क्या करता है हमारा, ऑल काउंट विदाउट ब्लैंक सेल। ठीक है, काउंट ए का काम क्या है कि ऑल डाटा काउंट करता है, जैसे कि हमारा अल्फाबेट हो गया, नंबर हो गया और स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ये सब कुछ काउंट कर लेता है सिर्फ ब्लैंक को छोड़कर। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे काउंट इफ का या फिर काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा ओनली ओनली ब्लैंक सेल। ठीक है, यानी कि ओनली ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। यहाँ पे ना तो उसको अल्फाबेट से मतलब है, न कि यहाँ पे नंबर से मतलब है, न कि स्पेशल कैरेक्टर से मतलब है, ओनली ब्लैंक सेल। सेल जो होता है हमारा एक्सेल के अंदर में जो खाली बॉक्स होता है, डिब्बा होता है, उसी को हम सेल बोलते हैं और उसी के अंदर में इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं तो काउंट करते हैं। अब हम बात आते हैं यहाँ पे काउंट इफ का। ठीक है, क्या आते हैं, काउंट इफ, ओनली इफ, तो इसमें क्या होता है ओनली प्रोडक्ट काउंट, क्या होता है ओनली प्रोडक्ट को काउंट करता है काउंट में। ओनली प्रोडक्ट काउंट, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, जैसे कि हमारा किसी का नाम हो सकता है, किसी का कोई प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब कि जो भी डाटा में दिया गया हो कि इसके अंदर में ये चीज़ बताओ कि पूरा सर्च करके कि हज़ारों 10,000 लाखों में डाटा में से ये चीज़ बताओ कितना है, तो फिर हम काउंट इफ का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आपके पास एक डाटा है, पेन पेंसिल बुक कॉपी या फिर जो भी कुछ आईफोन का कोई भी है ना, कुछ भी है। अब मान लो यहाँ पर चेक करना है कि हमें यहाँ पे बुक कितना है, तो फिर हम क्या करेंगे काउंट इफ का यूज करेंगे, देन हो जाएगा। मैं आप लोग अभी एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि काउंट इफ और काउंट इफ में अंतर क्या है, कोई बता सकते हो, इधर मूव करो। काउंट इफ में सर जैसे काउंट इफ होता है, 2 मिनट क्या बोल गया उधर करिए, काउंट इफ प्रोडक्ट काउंट करता है, काउंट इफ एनी मतलब चलो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्लास और क्लासेस में क्या फ़र्क होता है, कुछ समझो। वही तो क्लास सिंगल है, क्लास भाई सुनिए भाई, एक बच्चे एक क्लास जो एक प्रोडक्ट का काउंट इफ में एक प्रोडक्ट करता है और जो सेल में जितने होता है ना वो काउंट इफ में करता है वो। ठीक है, जैसे कि आप लोग पता है कि जो हमारा काउंट इफ है यानी क्लास का मतलब एक क्लास और क्लासेस का मतलब बहुत सारे क्लास, उसी प्रकार से काउंट इफ ओनली प्रोडक्ट काउंट और सम काउंट इफ, यानी कि हम काउंट इफ से बात करें तो मल्टीपल काउंट, यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट को काउंट करते हैं। जब भी मल्टीपल डाटा हो तो फिर आप काउंट इफ का यूज करते हो। चलो मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्लीज टेल मी एनी पर्सन, बताओ कोई बताओ। लेस देन ग्रेटर देन, नहीं वो तो डाटा का अंदर कुछ भी हो सकता है, मैंने इसका मतलब जानना चाहता हूँ। मिनिमम मैक्सिमम, फोकस करिए सर, मिनिमम मैक्सिमम। तो ये देखो, हेलो समीर, यूट्यूब पे देखो, देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है हम जानते हैं। देखो नाम क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, किसी भी चीज़ का, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे एनीथिंग हो, कोई मैटर नहीं करता है। उसी क्वेश्चन के अंदर में उसका जो आंसर है वो छुपा होता है 80-90% तक। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम बोल रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, भाई लिख तो दो वहां पे। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है, कंडीशनल यानी कि सिचुएशन, फॉर्मेटिंग यानी कि कलर। किसी भी सिचुएशन में जो हमारा आउटपुट यानी कि आंसर जो आएगा वो कलर में बनकर आएगा, उसी को हम क्या करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कि किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में हमारा आंसर जो आएगा वो कलर में आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग आई होप कि कुछ जो पार्ट है मैं समझाने की कोशिश किया हो वो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट का यूज हम क्यों करते हैं? कर्ली ब्रैकेट यूज क्यों करते हैं? पार्टी को यानी कि जब भी मल्टीपल प्रोडक्ट को पास करते हैं फिर क्या करते तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है,